नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय लर्निंग की पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अर्थशास्त्र जो है अपना वो शुरू कर दिया है और 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 आज हम जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे। कल हमने जो बात की थी बेसिक परिचय अर्थशास्त्र क्या है उसके बारे में बात की थी और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमने जाना था। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने कल भी आपको बताया था कि एक इकाई का या एक बाजार क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है और हमने उसका बेसिक कल का कवर कर लिया था। तो आप जो है यदि आज जुड़े हैं तो आप कल वाली क्लास देखकर पहला चैप्टर अपना क्लियर कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत करवा दें ताकि हम आपकी समस्याएं आपके डाउट को ले सकें और आने वाली वीडियो में आगे समय जब भी मिलेगा तो उन डाउटों को हम क्लियर कर सकें। तो आज हम चलते हैं साथियों अपने रूटीन में। जैसा कि आप सबने अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अध्याय नंबर 2 अर्थशास्त्र का व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो बुक है हमारी प्रथम, उसमें दूसरा चैप्टर है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था में कौन सी समस्याएं आती हैं नाम पढ़कर ही हमें मालूम होता है कि भी हम आज किस प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है कि आर्थिक समस्या क्या है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था करते हैं और अर्थ की बात न हो, अर्थ की समस्या की बात न हो, ये कैसे हो सकता है। तो पहला ही हमारे सामने जो इसका बिंदु है आर्थिक समस्याएं क्या है। तो आर्थिक समस्या क्या है, चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। कल हमने 2 बात की थी जो अर्थव्यवस्था की परिभाषा में थी और मैंने कहा था ये बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो उनमें पहली बात कौन सी थी, वो थी हमारे साधन क्या है, सीमित है, और हमारी आवश्यकताएं क्या है, बहुत ज्यादा हैं, यानी कि असीमित आवश्यकताएं हैं। तो उन असीमित आवश्यकताओं में से ही हमें अपने सीमित साधनों के माध्यम से चुनाव करना होता है और जो चुनाव करते हैं वो चुनाव की समस्या ही हमारी क्या है, आर्थिक समस्या है। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भी आर्थिक समस्या क्या है। तो चुनाव की समस्या, इसको परिभाषा में लिखेंगे या हम एक अर्थ लिखेंगे तो हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा कि भी हमारी असीमित आवश्यकताओं में से सीमित साधनों के माध्यम से जब हम किसी विकल्प का चयन करते हैं तो वही समस्या हमारी क्या है, आर्थिक समस्या कहलाती है। उसके बाद हम दोस्तों चलते हैं आगे कि आर्थिक समस्या के कारण क्या है, हमारे सामने आर्थिक समस्या क्यों आती है। तो कारण हमने पहले ही बता दिए थे आपको। एक तो हमारी क्या है, आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। कल वाले जो बच्चे कल जिन्होंने पढ़ा था उनके सामने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं, आप कल वाली क्लास देखिए पहले और उसके बाद ही आपको ये समस्याएं हल हो जाएंगी। मैंने कहा था कि भी 2 पॉइंट जरूर हमें लेके चलते हैं, एक तो असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन। तो ये पहली परिभाषा मैंने जो आर्थिक समस्या की करवाई थी वो तीनों पॉइंट उसके कारण में भी आ जाएंगे दोस्तों। तो कारण में क्या आ जाएंगे, असीमित आवश्यकताएं हैं, पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरी मैंने बताई हमारे पास साधन क्या है, सीमित हैं, और हमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। और चयन हमें किस में से करेंगे, वैसे तो एक ही चीज होगी तो हम चयन कर ही नहीं सकते, चयन तो करेंगे यदि हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हो यानी विकल्प हो। तो क्या करने हैं, वैकल्पिक प्रयोग होने चाहिए वस्तुओं के, ठीक है ना। जैसे कोई एक व्यक्ति है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में दूध है। अब दूध का कोई हम काम करते हैं जिससे दूध से हम पनीर भी बना सकते हैं, दूध से हम दही भी बना सकते हैं, या दूध से हम आइसक्रीम भी बना सकते हैं, मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। तो क्या हो गए, दूध के अलग अलग उपयोग हो गए। अब हमें क्या करना होता है, हम ये चुनाव करते हैं कि भी हमें दूध का जो उपयोग वास्तव में जो है सबसे ज्यादा संतुष्टि हमें किस उपयोग में आएगी। तो ये सब कल की परिभाषा में भी था, भी जो चीज हमें सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान करेगी तो वही समस्या है ना। तो इन 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जितने भी हमारे पास विकल्प है उनमें से क्या करना है, सबसे अच्छे विकल्प का हमें चुनाव करना होता है। तो ये हो गए भी हमारी आर्थिक समस्या क्या है, तो चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। और आर्थिक समस्या के कारण क्या है, तो कारण अपने 3 है, सिंपल सी बात है। एक तो हमारी आवश्यकताएं असीमित है, बहुत ज्यादा आवश्यकताएं हैं,
और उनमें लगने वाले साधन हमारे पास क्या है, सीमित है, और उनमें से हमें वैकल्पिक प्रयोग है, लेकिन उन साधनों के तो उनमें से हमें चुनाव करना पड़ता है। तो ये 3 समस्याएं हैं। उसके बाद दोस्तों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था यदि किसी भी प्रकार की होती है तो उनमें समस्याएं कौन सी आती है, इन बातों पर हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली समस्या तो हमारे सामने यही आती है कि हमें किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना है। अब कोई यदि हम उत्पादन करने की सोचेंगे या कोई उद्योग प्रारंभ करना सोचेंगे तो हमें सबसे पहले यही जरूरी होती है कि हमें करना क्या है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या होता है, किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए। अब हमने ये निश्चय कर लिया कि भी हम तो कपड़ा बनाएंगे। अब दूसरी बात ये आएगी भी हमें कपड़ा तो हम बनाएंगे लेकिन कितनी मात्रा में बनाएंगे। तो इसका आगे क्या है, भी किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो एक अर्थव्यवस्था के जो केंद्र में जो मुख्य समस्याएं हैं उन्हें हम केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। तो वो सबसे पहली समस्या यही है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। इसके बाद नंबर 2 है भी उत्पादन किस प्रकार किया जाए। अब 2 ही विकल्प होते हैं हमारे पास में, या तो हम हाथों से या श्रमिक से काम करवा लें या फिर मशीनों से करवा लें। तो उत्पादन किस प्रकार किया जाए, दूसरी समस्या ये है। अब भारत की बात करें तो हमारे यहाँ क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, श्रमिक क्या है सस्ते मिल जाते हैं, तो हम काम क्या कर लेते हैं, हाथों से करवा लेते हैं, श्रमिकों से करवा लेते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा विकसित देश होते हैं उनमें क्या होते हैं भी श्रमिक कम होते हैं। अब श्रमिक कम होंगे तो वो क्या करते हैं, तकनीक में अव्वल होते हैं। तो तकनीक में अव्वल होने के कारण वो क्या करते हैं, मशीनों से काम करवा लेते हैं। वहां पे क्या होती है भी श्रमिक जो काम करेंगे वो ज्यादा महंगा पड़ता है। तो उत्पादन पहली समस्या क्या होगी केंद्रीय, भी किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। और नंबर 2 ही इससे जुड़ी हुई क्या होगी भी किस प्रकार उत्पादन किया जाए। अब तीसरी बात हम करेंगे भी उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उत्पादन किसके लिए, एक तो हम स्वयं इस्तेमाल कर लेते हैं, स्वयं उपभोग कर लेते हैं वस्तुएं, तो या तो हम अपने लिए करेंगे या फिर उसे बेचने के लिए करेंगे। तो 2 ही बात इसमें बनती है भी उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो या तो हम स्वयं उपभोग के लिए करेंगे तो उसे बेच नहीं सकते, उससे हमें लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन क्या होता है भी जरूरत तो हमारी स्वयं की भी होती है ना, तो हम वो मात्रा वाले में देख लेते हैं भी अपने लिए कितना करना है, बेचने के लिए कितना करना है, लाभ अर्जन के लिए कितना करना है। तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये हमारी तीसरी मुख्य केंद्रीय समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की। तो ये 3 हमारी समस्याएं रहेंगी। उसके बाद में क्या है, ये तो सैमुअल्सन ने अपनी परिभाषाएं 3 परिभाषाएं दी, लेकिन जो है कुछ विद्वानों ने अपनी 2 परिभाषाएं और दी थी। उनमें क्या है, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। अब हम सभी जानते हैं, देखो भी साधन अपने क्या है, सीमित है। साधन क्या है, सीमित है। और यदि वो सीमित होने के बावजूद भी हम उनका इस्तेमाल ही पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और भी ज्यादा क्या है, गलत परिणाम लेकर हमारे साथ में ऋणात्मक परिणाम लेकर आएगा। तो चौथी परिभाषा ये दी गई है कि साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, यानी जितने भी हमारे पास संसाधन है, संसाधन 4 होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो इन चारों संसाधनों का इस्तेमाल हमें पूर्ण रूप से करना है। कोई भी किसी भी प्रकार का बेरोजगार व्यक्ति न हो और कोई भी मशीन हमारी खाली न हो। ये चौथी समस्या होगी हमारी कि जो साधन है उनका पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए। अब नंबर 5 है कि साधनों का विकास कैसे हो। अब समय रहते हमें क्या करना होता है, जो संसाधन हमारे पास है दीर्घ काल में उनमें भी क्या हमें वृद्धि भी करनी है। तो साधनों का विकास भी कैसे, तकनीक में कैसे परिवर्तन किए जाएं। पहले मनुष्य क्या है, हाथों से अपना क्लरिकल काम करते थे, फिर उसके बाद में कंप्यूटर के माध्यम से करने लगे। उसी प्रकार क्या है, साधनों का विकास कैसे किया जाए या कैसे हो, ये भी हमारी केंद्रीय समस्याओं में 3 मुख्य समस्याएं होगी और 2 समस्याएं अतिरिक्त ऐड कर दी गई है। उसके बाद हमारे बाद में आता है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था हमारी हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। अब 3 प्रकार की कौन सी होती है, एक होती है बाजार अर्थव्यवस्था। कौन सी होती है, बाजार अर्थव्यवस्था। ये हमें पहले से ही पता है
कि बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें इसमें नाम से ही हमें पता चलता है कि सारी शक्ति किसके हाथ में है, बाजार के हाथ में। और मैंने आपको जब इसका परिचय करवाया था चैप्टर का, उस दिन बताया था कि मांग और पूर्ति बाजार को निर्धारित करते हैं, बताया था ना बेसिक में। तो वो बाजार अर्थव्यवस्था किसके आधार पर चलती है, वो वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर चलती है। वस्तु या सेवा की जितनी भी मांग होगी तो उसकी क्या है, ज्यादा प्रोडक्शन होगा और ज्यादा पूर्ति करेंगे। उसी प्रकार क्या है, यदि मांग कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं हम, कौन सी है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीय, केंद्र नाम आ गया ना दोस्तों, तो केंद्र आ गया यानी कि सरकार या फिर सरकारी अधिकारी। केंद्रीय हमें याद रखना है, केंद्रीय योजनाएं कौन सी होती है, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है या सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, देखो पहली अर्थव्यवस्था है बाजार अर्थव्यवस्था। इसमें ध्यान किस पे दिया जाता है, लाभ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जो है प्राइवेटाइजेशन हम जिसे बोलते हैं ना। तो उसमें बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है, लाभ का अधिकतम जो है लक्ष्य रखा जाता है। और केंद्रीय योजना में कल्याण को महत्व दिया जाता है, समाज कल्याण की बात की जाती है। जैसे सरकार हमें अलग अलग योजनाएं चलाती है, अब हम भारत देश का ही उदाहरण लेकर चलें, भी वैसे कोई काम हम मशीनों से भी कर सकते हैं, लेकिन जब कोई केंद्रीय योजना आएगी तो वो क्या करेगी, ज्यादा काम, क्योंकि हमारे देश में लोग ज्यादा हैं तो श्रमिकों से ज्यादा काम करवाएगी। जैसे मनरेगा चली हुई है, मनरेगा के माध्यम से हम क्या करते हैं, सरकार उसमें अनुदान देती है और व्यक्तियों द्वारा कोई काम करवाया जाता है। ये क्या होती है, कल्याण के लिए योजनाएं चलाती हैं ताकि समाज का कल्याण हो सके और कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, सभी को काम देने के लिए। तो ये हो गई हमने केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और नंबर 3 अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित, जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, मिश्रित मतलब किसी भी चीज का मिक्सचर हो गया, यानी कि उसमें कुछ न कुछ मिला हुआ है। और इसमें इस अर्थव्यवस्था में क्या क्या मिला हुआ है, इस अर्थव्यवस्था में ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिली हुई होती है, यानी इसमें सरकार का भी सहयोग रहता है और बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि प्राइवेटाइजेशन भी इसमें साथ में चलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, इसमें बाजार अर्थव्यवस्था भी होती है और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी होती है। कुछ काम सरकार द्वारा किए जाते हैं जिनका संपूर्ण अधिकार सरकार के हाथों में होता है, और कुछ बाजार में खुले छोड़ दिए जाते हैं, वो बाजार की शक्ति यानी कि मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये हमारे जो है दूसरे चैप्टर में हमने आज कर लिया है बेसिक जो इसके आवश्यक बिंदु थे। तो एक बार आप जरूर हम रिवीजन कर लेंगे कि आर्थिक समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। नंबर 1 है आर्थिक समस्या, और आर्थिक समस्या कौन सी है हमारी, चुनाव की समस्या। तो चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। नंबर 2 आर्थिक समस्या के कारण क्या क्या हैं, तो ये हमने पढ़ लिया। इन बातों को यदि आप अपने दिमाग में रखते हो, ध्यान में रखते हो, तो पहला और दूसरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर क्या है, याद इतना ही रखना है भी, असीमित आवश्यकताएं होती है मनुष्य की, उसके पास साधन सीमित होते हैं लेकिन वैकल्पिक उपयोग होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, तो उनमें से अलग अलग विकल्प में से चुनाव कर सकता है। और उसके बाद केंद्रीय समस्या की हमने बात की थी, तो केंद्रीय समस्या कौन सी होगी, किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। उसके बाद है भी उत्पादन किस प्रकार किया जाए, श्रम द्वारा किया जाए या फिर मशीनों द्वारा किया जाए। उसके बाद उत्पादन किसके लिए किया जाए, स्वयं के लिए किया जाए या फिर बेचने के लिए किया जाए। और 2 अलग अलग जो है समस्याएं और दी गई, एक तो साधनों का पूर्ण उपयोग हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी क्या है, जो साधन हमारे सीमित है, तो जितने भी साधन हमें मिले हैं उनका हम पूर्ण रूप से उपयोग करें, कोई भी साधन हमारा जो है व्यर्थ न जाए। और साधनों का विकास भी करना है हमें, तो विकास कैसे हो ये भी हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद बाजार के हमने 3 रूप देख लिए, एक बाजार अर्थव्यवस्था, एक हमारी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप इसको अवश्य करिए, और यदि किसी भी प्रकार का कोई हमारे डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। बाकी का चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।